है ना। संविधान का क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हम लोग को आज के क्लास में, है ना? क्योंकि लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही हैं, और जिन लोग एक बार, कई लोग संविधान पढ़ चुके होंगे। कितने लोग पढ़ चुके हो भाई संविधान पहले कभी पढ़ चुके हो? ठीक है। और जो पहली बार ही देख रहे हो, कितने लोग हो जिन लोग पहली बार देख रहे हो? ठीक है, चलो। तो जिन लोग पहली बार देख रहे हो, क्लास के बाद बताना थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, कि पूरा ही ऊपर से चला गया। ठीक है, चलो। संविधान के निर्माण की बात हो रही है। जब संविधान बनाया जा रहा था तो आप जान रहे हो 389 लोग मिलकर जो है संविधान लिखना चालू किए थे। ठीक है, तो उसी का पहला क्वेश्चन ये है कि कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से कौन नहीं थे? तो बहुत ही आसान है, महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, बाकी सब लोग थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद थे, के मुंशी थे, अबुल कलाम आजाद थे। और जो संविधान सभा बनी थी, ठीक है, उनकी जो बैठक हुई थी, ध्यान रखेंगे, पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। और इस दिन जो है, ये जो बैठक है ये हुई थी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। कहाँ हुई थी? वो पुराना वाला, ठीक है, हाँ, उसके केंद्रीय कक्ष में हुई थी। और जब बैठक हुई तो तुरंत के लिए कोई अध्यक्ष चाहिए था। ठीक है, तो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया था। और ये जो संविधान बनाने के लिए बैठक होगी, ये कहां से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। तो ये पहली बैठक कब हुई थी? ध्यान रहेगा, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, लेकिन बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। मतलब 1946 में ही कब हुई थी? 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर को। ठीक है, चलो आगे बढ़े। संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी बोले तो प्रारूप समिति, बहुत सारी समितियां थी संविधान सभा में। ठीक है, तो उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या प्रारूप समिति थी, जो संविधान का क्या बनाती? इसका काम था संविधान का प्रारूप बनाना। जैसे आज आप देखते हो कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये सब देखते हो ना। हाँ, तो कितने भाग हैं भाई? 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 मूल जो है। ठीक है, और जो बढ़े हैं वो तो अलग है। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 बढ़ चुके हैं ना भाई अनुसूची। तो ये कितनी अनुसूचियां होंगी, कितने अनुच्छेद होंगे, कितने भाग होंगे, ठीक है, उसमें प्रस्तावना होगा कि नहीं। तो इस चीज का जो प्रारूप है, इस प्रारूप को जो तैयार करती जो समिति, उसके अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के थे अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, देखो समितियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग समितियों के बारे में देखते हैं। देखो, अगर संविधान बनाने की बात की जाए तो संविधान सभा में टोटल जो है 32 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां बनाई गई थी भाई? 32 समितियां बनाई गई थी। कितनी? 32, जिसमें से 13 जो है वो मुख्य समिति थी और 19 उनकी सहायता करने वाली समिति थी। ठीक है, तो कितनी समितियां थी टोटल? 32। टोटल 32 थे ना भाई। ठीक है, 13 में से 7 जो है वो आपको याद करना है। नियम समिति जो नियम बनाती, संचालन समिति जो संचालन करने का नियम बनाती कि हाँ कैसे संचालित होगा। ठीक है, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए इनको जुड़वा मतलब इन दोनों समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, उनको नहीं। ठीक है, इन दोनों समिति को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन, क्योंकि दोनों के अध्यक्ष कितने कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को जानते हो भाई, पहले राष्ट्रपति। ठीक है, और इन दोनों समितियों में 3 लोग थे, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद और 2 लोग और। ठीक है, केंद्रीय समिति जो मेन मतलब पूरे भारत का अगर एक केंद्र माना जाए तो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे नेहरू को। ठीक है, और प्रांतों को संभालने का काम किसको दिया गया था? पटेल को। पटेल मतलब सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। किनको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था।
वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी आपने पढ़ा अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर को बनाया गया था। और झंडा समिति जो है इसके अध्यक्ष मतलब वो तिरंगा डिजाइन करने के लिए इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जेबी कृपलानी को। और 6 अगस्त को हम क्या मनाते हैं भाई? झंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति जो सबसे बड़ी समिति थी, मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति जो कि सबसे बड़ी समिति थी, इसके अध्यक्ष भी कौन थे भाई? सरदार पटेल। ठीक है, उसके बाद ये प्रारूप समिति का थोड़ा सा डिटेलिंग है कि कौन कौन बने, कौन निपट गए तो उनके जगह पे कौन आया, ये सब हम क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग वापस से प्रश्न में चलते हैं। तो इसका आंसर मिल गया कि संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? अभी तो आपको 9 दिसंबर आप पढ़े हो। ठीक है, किसको चुना गया था? बताओ भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब देखो संविधान सभा की बैठकों को हम एक नजर में देख लेते हैं। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद। अगला जो बैठक है, ठीक है, अब 9 दिसंबर को बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारी खुश, दूसरे दिन निपट गए। ठीक है, 10 तारीख को गैप हो गया, एक दिन तो शोक मनाएंगे ना। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है भाई, एक दिन गैप हो गया तो दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर को। और इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष कौन? अब स्थायी अध्यक्ष बन गए हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये पार्टी देंगे तो 11 तारीख को रात को पार्टी चल रहा है, 12 तारीख को उठ ही नहीं पाए, तो फिर से एक दिन का गैप हो गया। अब आया 13 दिसंबर, तो पहले 9 दिसंबर को बैठक हुआ, फिर एक दिन गैप हो गया, फिर 11 दिसंबर को बैठक हुआ जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, और स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, हरीशचंद्र मुखर्जी। इनको नहीं पूछता है, स्थायी अध्यक्ष ही पूछता है ज्यादातर एग्जाम में। और उसके बाद फिर एक दिन गैप हो गया, पार्टी मना रहे थे भाई। ठीक है ना, अब पार्टी मनाएंगे ना, स्थायी अध्यक्ष चुने गए तो एक दिन का फिर गैप हो गया। फिर तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर को, और तीसरे बैठक में नेहरू जी जो है अपना उद्देशिका प्रस्ताव है ना प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, क्या प्रस्तुत कर देते हैं? अपना उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर? तो नेहरू जी अपना क्या कर रहे हैं? उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो 3 डेट याद रखना है, 9 दिसंबर का, 11 दिसंबर का और 13 दिसंबर का। ये जो उद्देशिका मतलब अपना खेल चालू करते हैं नेहरू जी यहाँ से। ठीक है, और 22 जनवरी को, देखो दिसंबर का महीना है भाई, ठीक है, तो अगला तो जनवरी आएगा, और जनवरी आएगा तो डेट सन चेंज होगा कि नहीं? तो 22 जनवरी 1947 उद्देशिका प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। और 22 जनवरी याद रखना, उसके बाद 22 जुलाई याद रखना। 22 जनवरी 1947 उद्देशिका प्रस्ताव पारित। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, जो हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला नहीं पढ़ते हैं लाइन, वही उद्देशिका प्रस्ताव है। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। तो 22 जनवरी और 22 जुलाई को आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो जो संवैधानिक सभा थी उसमें, संविधान सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे भाई? BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, BN राव। ठीक है, आगे कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आते ही साथ मैंने जिक्र किया है भाई इसका कि कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों को चुना गया था संविधान सभा के लिए?
389, 389 बोला था मैंने आते ही, ठीक है। तो 389, इसका भी एक कहानी है, ठीक है, आपको सुनाता हूं भाई इसका भी कहानी। 389 लोग संविधान सभा के लिए चुने गए थे। कितने लोग चुने गए थे? 389। ये तो मीटिंग है, ये कहाँ गया भाई? यहीं पे तो था, ये रहा। क्या प्रावधान था कि एक संविधान सभा होगी, है ना, कैबिनेट मिशन का ये प्रावधान था कि एक संविधान सभा होगी जिसमें 389 सदस्य होंगे जो कि निर्वाचित किए जाएंगे, है ना, निर्वाचित किए जाएंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे, 93 देसी रियासतों से आएंगे जिन्होंने भाग तो नहीं लिया था, और 4 जो है वो कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। कहां से आएंगे? कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है। चल क्वेश्चन की ओर चले आगे। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। जैसे भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया संविधान का, वैसे ही कांग्रेस नेताओं ने भी देश आजाद होने से पहले जो है संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है। कौन? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसमें एकदम श्योर रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। अगर 1928 की बात करेंगे, है ना, तो उस समय इनके साथ, कांग्रेस के साथ थोड़ा गणित हो गया था, है ना। अंग्रेजों ने कहा था कि बना के दिखाओ संविधान, तो इन्होंने बना के दिखा दिया था, लेकिन वो भाग गए, ठीक है भाई। वो लोग इस चीज को माने नहीं भाई। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान देंगे? 22 जनवरी 1947 को, है ना, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया? किसने किया था भाई? हाँ, अब इसका आंसर हो सकता है कि भीमराव अंबेडकर हो, लेकिन हो सकता है आप गलत भी हो सकते हो। BN राव। या अंबेडकर? बताओ भाई कौन? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो अंबेडकर थे, लेकिन पहला प्रारूप जो है, जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने तैयार किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी बताया था, अभी पढ़े ना, 9 दिसंबर 1946। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनिगल नरसिम्हा राव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ठीक है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कितने मेंबर महिला थे भाई बताओ? 15, ठीक है, 15 महिलाएं थी। जो संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाएं थी भाई? 15 महिलाएं थी। कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताओ भाई। लोगों द्वारा निर्वाचित होकर गए थे, श्योर? गवर्नर जनरल द्वारा नामित होंगे नहीं, राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे नहीं। अब 2 ही ऑप्शन बच रहा है कि क्या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित थे लोग, कि लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे।
तो उस समय कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित व्यक्ति ही कहां गए थे भाई? संविधान सभा के सदस्य बने थे। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किसने की थी भाई? तो पहला अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सीधी सी बात है, उद्घाटन में यही अध्यक्ष रहेंगे। अब भले ही अस्थायी थे, लेकिन अध्यक्ष बनाए गए थे कि नहीं? तो यही तो रहेंगे ना। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सोचो उस समय सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, तो उसी का प्रतिनिधित्व तो ज्यादा होगा भाई, सीधी सी बात है। बंगाल, चेन्नई, हैदराबाद या संयुक्त प्रांत? अरे बंगाल तो दो भागों में बट गया था भाई, तो वहां से ज्यादा प्रतिनिधित्व कैसे हो पाएगा? तो आंसर क्या आएगा? संयुक्त प्रांत उस समय सबसे बड़ा था। ठीक है, यूनियन प्रोविंस है ना, यूनाइटेड प्रोविंस होगा, यूपी वाला एरिया। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार, अल्पसंख्यक मताधिकार, सर्व मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? तो वैसे तो संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए था, लेकिन उस आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्या कैसे हुआ था? तो वर्गों के आधार पर हुआ था, है ना, इस वर्ग के इतने लोग होने चाहिए, इस वर्ग के इतने लोग होने चाहिए, तो इसलिए वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, क्योंकि सब कैबिनेट मिशन ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, लेकिन एकमात्र प्रावधान जिसका पालन नहीं हुआ था वो था वयस्क मताधिकार। ठीक है, उसके जगह पे क्या था? वर्गीय मताधिकार था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? बताओ, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद? श्योर? देख लो भाई, इनके पास तो अपने को फोर्स भेजना पड़ा था नहीं। तो ठीक है, सही है आंसर वैसे हैदराबाद। चलो आगे, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। तो जिन लोग पहली बार देख रहे हो भाई संविधान, कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? मतलब कुल कितनी बैठकें हुई, ये पूछा जा रहा है आपको। कुल कितने बैठकें हुई थी? नौ बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? आंसर आ गया भाई, ऑनलाइन वाले तो बता रहे हैं 12 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 12। दिमाग में सेट करके रखना भाई, कितनी बैठकें हुई थी? 12 बैठकें हुई थी। ठीक है, 12 बैठकें हुई थी, याद रहेगा। जैसे 9 दिसंबर को हुआ, फिर 11 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को हुआ, तो ऐसे करके टोटल कितनी बैठकें हुई थी? 12। ठीक है, अब 12 बैठकों में इन्होंने संविधान रेडी कर दिया। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब रेडी हो गया भाई? ए या बी? देखो 26 नवंबर 1950 गलत आंसर है, क्योंकि इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? और संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? मतलब
जो भी संविधान में चीजें हैं, ठीक है, वो किसके लिए? कुछ लोगों के आंसर सही है, आप बहुत से लोगों के आंसर सही है। देखो, अगर भारत की जनता ही संविधान को फॉलो नहीं करेगी तो संविधान चलेगा? ठीक है, तो इसीलिए जब प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखते हैं हम, बताए हम भारत के लोग, भारत को, तो वहीं से चालू हो जाता है कि ये जो संविधान है ये किसके लिए है भाई? भारत की जनता के लिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, आसान क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा। चलो भाई, ये कथन किसने कहा था बता दो कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था, क्योंकि अब इतना बड़ा संविधान बना दिए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको मानते, बहुत सारे लोग नहीं मानते, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में मामला फंस गया था, 3 जगह मामला फंस गया था ना, तो अंतर्विरोध तो थे ही। ठीक है, लेकिन ये कथन किसने कहा था ये पूछा है बस। हाँ, मुखर्जी ने कहा था? मेरे को क्यों गलत लग रहा है? सी, महात्मा गांधी ने? गलत। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? कैसे हो सकता है आंसर? ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पूरा ही गलत हो गया आज, पता है, कोई भी सही आंसर नहीं बता पाया। ठीक है, कांग्रेस बोल रहा हूं, संविधान सभा ने 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय क्यों किया भाई? क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी 1930 में 26 जनवरी के दिन ही स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है, एक व्यक्ति क्या लिखा है, पापा को पूछ के बताऊंगा। पापा को ही भेज देना एग्जाम में, एग्जाम देने के लिए। चलो भाई, कांग्रेस ने इस तिथि को क्या किया था 1930 में, एक बार स्वाधीनता दिवस मना लिया था, इसलिए इस डेट को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी तक वेट किया गया संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। कौन से कथन सही है? तो क्या संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी? वर्गीय मताधिकार पर था भाई, ये पॉइंट सही है। मैंने बताया ना कि जो संविधान सभा में एक प्रावधान का पालन नहीं हुआ था वो था वयस्क मताधिकार, और संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये पॉइंट सही हुआ ना, सही तो लिखा है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष लोगों ने चुना था क्या? नहीं, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित होकर गए थे। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत। यह बहुदलीय संरचना थी, क्योंकि इसमें सभी दल के लोग थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, थे भाई, 32 समितियां बनाई गई थी, तो समितियों के माध्यम से काम दिया गया था ना, कि ये वाले भाग में इतने लोग काम करेंगे, इस वाले भाग में इतने लोग काम करेंगे, इस वाले भाग में इतने लोग काम करेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक, आ रहा है संविधान समझ में भाई? आ रहा है ना? अब इससे आसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग जो है पढ़ के आओगे नहीं। तो मेरे को बीच बीच में थ्योरी दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो, कौन सा सही है बताना है, कौन सा सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय
चुनावों के आधार पर किया गया था। तो बिल्कुल प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान में सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। किया गया था, हमारे यहां से भी 6 लोग गए थे, जिसमें से 3 देशी रियासत थे है ना। सरगुजा से कौन गए थे? रघुराज सिंह। ठीक। और कांकेर से, रायगढ़ से, हाँ एक तो आंसर आ गया, बताए कांकेर से कौन गए थे। ऑनलाइन वाले आंसर बता देते हैं भाई तुरंत, सब पढ़ के बैठे। हाँ अब आप भले ये बोल सकते हो कि लोग गूगल करके आंसर बता रहे हैं, पर ये बोलते हैं ना दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन ऐसा सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 लोग का नाम याद रखना है बस, छत्तीसगढ़ से जो गए थे। मैं पढ़ाया रहता ना संविधान। हाँ किशोरी मोहन त्रिपाठी। एक और बताओ, राम प्रसाद पोटाई। मैं पढ़ाया रहता तो याद जरूर रहता आप लोगों को। ठीक है आगे बढ़े। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। तो अगर जनता से राय लेते थे तो संविधान सभा के अंतर जो है जो भी विचार विमर्श चलता था वो प्रभावित नहीं होता था कि होता था? होता था। ऐसा लगता है कि जनता से राय भी लिया जाता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर। तभी तो आज संविधान को आप पढ़ के देखते हो, ऐसा लगता है हमारे देश का संविधान है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इनके ऊपर। बताए प्रभाव पड़ता, क्योंकि किसी एक क्षेत्र के लिए अगर संविधान अच्छा हो रहा है, उसके प्रावधान अच्छे हैं, तो दूसरे क्षेत्र के लिए गलत हो जा रहे थे, तो प्रभाव पड़ता तो वो प्रावधान रहते ही नहीं, लेकिन फिर भी उन प्रावधानों को रखा गया। ठीक है, 1 और 4 सही। बस जनता भी सहभागी है करके सुझाव तो मांगे गए थे। अब जनता के सुझावों को पढ़ने का टाइम भी होगा इनके पास? होगा? बताओ। चलो तो आंसर क्या आएगा? केवल 1 और 4 सही है। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, पढ़ाया था मैंने। ठीक है। संविधान सभा के प्रांतीय वो आंसर अगर गलत रहता है ना तो उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या आंसर लेना है वो हम बताएंगे। ठीक। प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो केंद्र वाला नेहरू संभाल रहे थे, और प्रांतों को संभालने का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? प से प्रांत और प से पटेल। प्रांतों को पटेल को दिया गया था। प्रांतों को किसको दिया गया था? पटेल। संविधान पांडुलेखन समिति है ना, मतलब जिन लोग लिख रहे थे, निम्न में से कौन उसमें सदस्य नहीं था? इसमें से कौन सदस्य नहीं था? अब इसके लिए लगता है थ्योरी में जाना पड़ेगा। चले थ्योरी में। अब पढ़ के नहीं आए हो तो हाँ नहीं बोलने के अलावा नहीं तो बोल नहीं पाओगे। ये ले भाई, ये प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो संविधान को लिखने वाली समिति थी, इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7, जिसमें से 1 अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और 6 सदस्य थे। ठीक है, इसमें से पहले व्यक्ति थे मित्र, आगे पीछे जो भी नाम होगा छोड़ो उसको, मुंशी, सादुल्ला, अयंगर, अय्यर और खेतान। ठीक है, अब देखो ये सब तो जान रहे हो, संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वो सब बुजुर्ग हो गए थे। संविधान बनते बनते कई लोग निपट चुके थे भाई, है ना, कई लोगों का मृत्यु हो चुका था।
तो मित्र का अच्छा इसको मोक्ष मिला, तो इसके जगह पे कौन आ गया भाई? माधवन। और खेतान के जगह पे कृष्णमाचारी। तो इतने लोग थे, ठीक है, इतने लोग थे। इसमें से ये दो लोगों का नाम हम एक्स्ट्रा क्यों याद रख रहे हैं? क्योंकि दो लोग कम हो गए थे, है ना। मित्र और कृष्णा खेतान जो है ये निपट चुके थे, तो इनके जगह पे दो लोग की जरूरत थी ना। तो मित्र के जगह पर किसको बनाया गया सदस्य? माधवन को। और खेतान के जगह पे कृष्णमाचारी। ठीक है ना भाई, आ रहा है समझ में? ऐसी नोट्स बनाना आप लोगों को। ये मेरा नोट्स है, मेरा नोट्स है, इसलिए मेरे को याद है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बार रिवीजन करके रखा हूँ कि मेरे को याद है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वैसे ही आपको भी अपना नोट्स खुद बनाना होगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करने आए हो और सोच रहे हो कि मैं दूसरे के नोट से पढ़ लूंगा, तो ख्याल अच्छा है। ठीक है, चलो तो अब आंसर लेते हैं। ठीक है, सादुल्ला थे, मुंशी थे, अय्यर थे। ठीक है, तो कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भाई, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आसान क्वेश्चन है वैसे। अब अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति पूछेगा तो आंसर क्या लोगे भाई, बताओ? टोटल इस समिति में 54 लोग थे। जो मौलिक अधिकारों पर परामर्श समिति थी, याद रखना, इस समिति में टोटल 54 सदस्य थे और ये सबसे बड़ी समिति थी। इतने सारे लोग। हाँ, अभी और बताया भी था। मौलिक अधिकारों पर परामर्श समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। यही सबसे बड़ी समिति थी। टोटल 54 लोग थे इसमें। कितने लोग थे? 54 लोग थे, 54। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ किसके हाथ में था? संघ मतलब केंद्र, और केंद्र हाथ में था जवाहरलाल नेहरू के। संघ का मतलब भारत एक संघ है ना भाई, भारत राज्यों का एक संघ है। संघ है मतलब क्या? केंद्र है। और केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय मामला जो है वो नेहरू देख रहे थे, और प्रांतीय मामला कौन देख रहे थे? पटेल। ठीक है, कौन देख रहे थे? पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, इसमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? अयंगर थे, अय्यर थे, सादुल्ला भी थे, तो कौन नहीं थे? ठीक है, नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बताओ भाई। प्रस्तावना भीमराव अंबेडकर, गलत। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। भाई बोला तो था कि 9 दिसंबर को बैठक हुई, 11 को बैठक हुई, 13 को जैसी ही बैठक हुई जवाहरलाल नेहरू ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। भाई पहला खेल उन्होंने क्या खेला? प्रस्तावना प्रस्तुत कर दिया भाई। पारित तो बाद में हुआ है, 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया है, 22 जनवरी को पारित हुआ है। ठीक है, तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना भारत के संविधान में जुड़ेगा, ये किसका सोच था? नेहरू का सोच था। ठीक है, हर किसी का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है भाई। ठीक, तो सबसे पहला काम किसने किया था? नेहरू ने किया था। शुरुआत जो है प्रस्तावना जोड़ दिया नेहरू ने। ठीक है, चाचा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। ठीक है, चाचा है कि नहीं भाई? चाचा। फिर से वही है, अयंगर थे,
ये नहीं थे, ये थे, ये नहीं थे, 1 और 3 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, नेहरू और पटेल नहीं थे प्रारूप समिति में। ठीक है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यार तो ये तो प्रस्तुत बहुत लोगों ने किया था कि संविधान बनाना है करके, लेकिन किसने पहले प्रस्तुत किया था भाई? तो सबसे पहले जो है ना एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया था, और वो थे स्वराज पार्टी से। किससे थे भाई? स्वराज पार्टी से। तो आंसर क्या होगा? इसको 34 कर लेना। ठीक है, चलो संविधान मांगने की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले जो है जब अंग्रेजों का शासन था तो पहले जो है प्रार्थना पत्र के माध्यम से संविधान मांगा जाता था। ठीक है, वो भीख मांगने वाला स्टाइल था थोड़ा सा। ठीक है, तो उस स्टाइल में कैसे कैसे मांगा गया देखते हैं। ठीक है, वो याद करने के लिए बस बोल रहा है, बुरा मत मान लेना भाई। तो सबसे पहले पहले संविधान नहीं मांगते थे, पहले क्या बोलते थे? हमको स्वराज चाहिए। सबसे पहले स्वराज मांगा तिलक ने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बोल के। ठीक है, उसके बाद नौरोजी ने मांगा 1906 में, और उसके बाद गांधी ने मांगा 1922 में। ठीक है, अब प्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष रूप से बोलते रहते थे। जैसे तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा लगाया, प्रत्यक्ष रूप से मांगा क्या अंग्रेजों से? नहीं। अंग्रेजों से प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय प्लस स्वराज पार्टी। एम एन रॉय किससे थे भाई? स्वराज पार्टी से थे, मतलब स्वराज पार्टी ने पहले मांगा, और स्वराज पार्टी के भी किस सदस्य ने? एम एन रॉय ने। यही पहला विचार था एम एन रॉय का। यहां से शुरू होता है संविधान सभा की मांग। फिर कांग्रेस कैसे पीछे रहती? अगले ही साल कांग्रेस ने मांग कर ली भाई। इसी को दूसरी मांग कहते हैं और पहली औपचारिक मांग कहते हैं। ठीक है, ऑफिशियल रूप से कांग्रेस ने मांगा, इसलिए ये पहली औपचारिक मांग है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसके मन में विचार आया? एम एन रॉय। किसने पहले मांगा? स्वराज पार्टी ने। लेकिन औपचारिक रूप से पहले किसने मांगा पूछेगा तो कांग्रेस। ठीक है, तीसरा फिर नेहरू ने मांगा भाई, मेरा भी नाम रहे इतिहास में। 38 में किसने मांगा? नेहरू ने मांगा। तीसरी मांग थी वयस्क मताधिकार के आधार पर मांगा। दूसरा संप्रभु संविधान सभा की मांग की, मतलब इसमें कोई अंग्रेज नहीं होगा, हम खुद बनाएंगे संविधान, ये मांगा इसने। बिना विदेशी हस्तक्षेप के मांग की कि कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मामला आगे बढ़ जाए। पहले क्रिप्स मिशन आया था संविधान सभा के लिए, फेल हो गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। अब फेल क्यों हुआ वो सब बाद में देखेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934। संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था भाई? अयंगर थे, मुंशी सादुल्ला थे, ये नहीं थे भाई। ठीक है, अब तो याद हो ही जाएगा, प्रारूप समिति के टोटल 7 लोग है ना। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? मतलब भारत का जो संविधान सभा बनेगी ना, वो निर्वाचित होकर बनेगी, मतलब उसके लोग चुनकर आएंगे, निर्वाचित होकर आएंगे। ये किसने कहा था, ये पूछ रहे हैं। क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में ही आया था, लेकिन ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसने कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी संविधान सभा देंगे, पहले तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, इसलिए फेल हुआ है ना।
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जल्दी करो भाई, सिर्फ 40 क्वेश्चन में नहीं कर पाए, 40 मिनट हो गया। देखो भाई, संविधान सभा देने के लिए क्रिप्स मिशन आई थी, लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। फिर जब संविधान सभा बना ना, तो वो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत बना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रावधान थे ये, वयस्क मताधिकार, 389 सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये सारी चीजें। ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नहीं, सोच नहीं पाओगे ऐसा आंसर है इसमें। फैजपुर। ठीक है, दिमाग डायरेक्ट क्लिक कर देता है नहीं। ठीक है, कांग्रेस का जो जो अधिवेशन हुए हैं जितने भी, वो सब आपको पढ़ने होंगे एक एक करके। इसमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्रिप्स मिशन आया था तो उसमें सिर्फ एक सदस्य था, स्टेफर्ड क्रिप्स। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया था तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। इस बार अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस, मतलब ये तो था ही, अब 2 सदस्य और थे। याद कर लो तो समझ जाओगे कि जो कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भेजा गया था भाई, कैबिनेट मिशन भारत, ताकि भारत में क्या बन सके, संविधान सभा बन सके। क्रिप्स मिशन भेजा गया था, वो फेल हो गया। फिर कैबिनेट मिशन भेजा गया, 42 में भेजे थे क्रिप्स, फेल हुआ, तो 46 में भेजे कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जब फेल हो गया, सॉरी, कैबिनेट मिशन फेल नहीं हुआ था, सफल रहा था भाई। कैबिनेट मिशन सफल हुआ, लेकिन इसमें कितने सदस्य थे? सो जो 3 लोग आकर बताकर चले गए, पता है कि ऐसे ऐसे संविधान सभा बनेगी करके, सिर्फ 3 लोग। पैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। देखो, जब क्रिप्स मिशन आया ना, तो एक ही सदस्य थे, वो थे क्रिप्स। ठीक है, और इन्हीं को ये आए थे, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो इनको पता था फेल क्यों हुआ, इसलिए इनको फिर से भेजा गया सदस्य बना के। क्यों? ताकि इनको आइडिया लग गया था कि ऐसा क्या देंगे जिससे फेल नहीं होगा, इसलिए इनको फिर से भेजा गया। मतलब क्रिप्स मिशन में क्रिप्स खुद थे और कैबिनेट मिशन में ये सदस्य बन के आए थे, क्योंकि अध्यक्ष तो लॉरेंस थे। अब एक और बच गया, विलियम वुड। नहीं थे कि थे? नहीं थे, हाँ नहीं थे, अलेक्जेंडर थे। ठीक है, अलेक्जेंडर थे। तो विलियम वुड नहीं थे, पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, और क्रिप्स और अलेक्जेंडर सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन जो है, इसमें कितने सदस्य थे टोटल? 3। कैबिनेट मिशन का क्या काम था? भारत को एक संविधान सभा देना। ठीक, तो इसके लिए थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं भाई। अरे बाप रे, फिर से वही है, बताओ। प्रारूप समिति के लिए पूछा गया है, किसके बारे में? अय्यर के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। चलो बता दो भाई, अय्यर से संबंधित कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच सर्वोच्च न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। ये तो है ही नहीं, तो विश्वास कैसे रहेगा? न्यायपालिका पर किसी का भी प्रभुत्व नहीं है, न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है ना भाई, स्वतंत्र। वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे, ऐसा नहीं है ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अधिनायक होता तो फिर कोई एक मेन आदमी होता। ठीक है,
लेकिन यहां पर संवैधानिक प्रमुख कोई और होता है और वास्तविक प्रमुख कोई और है। 2 पॉइंट गलत हो गए, 2 ही छांटना था, तो वही दोनों सही होंगे, सीधी सी बात है। अगर 2 पॉइंट गलत हो गए तो जो 2 छांटना था वही सही हो गया। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। कौन सही? उद्देश्यों का कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। पहला गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, पहला सरासर गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, आपका 1 नंबर गया। ऑनलाइन वाले भी सब दूसरा सही है, दूसरा सही है कर रहे हैं, बताए। दूसरा भी गलत है, क्योंकि वो कानून मंत्री के हैसियत से प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं नहीं दे रहे थे, है ना। अंतरिम सरकार की गठन बाद में किया गया था, तो उस हिसाब से वो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए सेवाएं दे रहे थे भाई अपनी। ठीक है, दोनों गलत है। अब देखना पड़ेगा उस समय कानून मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो बहुत सारे लोग मंत्री बने थे ना, उसमें देखना पड़ेगा कि प्रारूप कानून मंत्री कौन थे उस समय। वो अलग से पढ़ना होगा भाई। ठीक है, वो शायद इतिहास के नोट्स में है, बताएं, इतिहास के नोट्स में, क्योंकि संविधान हम कब पढ़ते हैं? जब संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना, और देश की आजादी के तक चीजों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। चलो वहां से देख लेना, और जिसको पता है वो कमेंट कर सकते हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव से ही संविधान का निर्माण चालू हुआ, ये पूछ रहे हैं। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। हाँ भाई बताओ, उद्देश्य क्या? उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से, ये तो सरासर गलत है, और ये अगर सरासर गलत है तो 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, है ना, क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं नहीं। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री के चुनाव में आप वोट नहीं डालते हो, आप विधायक के चुनाव में वोट डालते हो। तो जब चौथा गलत तो बाकी सब सही, और बाकी जब सब सही तो उसको सीधा दिमाग में क्या कर लेना है? सेट कर लेना है। ठीक है, तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था भाई, किया था। क्यों? क्योंकि संविधान जब बन के रेडी हो गया तो उस पर सिग्नेचर किया किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो किसने किया? संविधान सभा के सदस्य, और वो भारत के ही थे ना भाई, कि बाहर से आए थे? भारत से। अब हर कोई, अब इतनी पब्लिक तो नहीं जाएगी ना साइन करने के लिए, है ना भाई, हमारे जो नेता है वही जाएंगे। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, या सीमित सरकार? बताओ भाई।
संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर में तो मेरे को डाउट लग रहा है, मैं जब तक चेक करता हूँ आप लोग आंसर बताओ भाई जब तक। अलग अलग आंसर बता रहे हो वैसे। देखो, लोकप्रिय सरकार तो नहीं होगा, बहुदलीय सरकार भी नहीं होगा, है ना। और विधानमंडल द्वारा सरकार तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है, तो ये भी गलत लग रहा है। तो सीमित सरकार इसका आंसर हो सकता है। अब इसको ये इस परिप्रेक्ष्य में भी ले सकता है, क्योंकि देखो जैसे अभी हर दल के लोग ही सरकार में हैं ऐसा तो नहीं है ना। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार है तो एक दल ही है ना। इस परिप्रेक्ष्य में भी ले सकता है सीमित सरकार इसको, ठीक है, क्योंकि दो तो होंगे नहीं और विधानमंडल द्वारा सरकार होगा नहीं, बताए। तो आंसर ऑप्शन डी ही होगा। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? कौन से प्रणाली में? संसदीय प्रणाली में, कि राष्ट्रपति प्रणाली में, कि संघीय प्रणाली में, कि एकात्मक प्रणाली में? संसदीय प्रणाली में। तो ऐसे में तो हमारे यहाँ तो नहीं है भाई दो सदन, हमारे यहाँ तो सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद तो है ही नहीं। तो विधान परिषद होना चाहिए था, मेरे ख्याल से होना चाहिए था कि नहीं। एकात्मक प्रणाली नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा नहीं, अब दो ही बच रहा है, या तो संघीय प्रणाली या तो राज्य के हिसाब से संसदीय कैसे होगा भाई। हमारे यहाँ से संविधान में एक चीज बताओ मेरे को कि ये संघीय प्रणाली है हमारे यहाँ की संसदीय प्रणाली है, ये बताओ पहले, तब आप आंसर दे पाओगे ना कि हमारे यहाँ संघीय प्रणाली है कि संसदीय प्रणाली है। तो हमारे यहाँ जो है वो संघीय शासन व्यवस्था है, इसीलिए भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। और इसका अनिवार्य लक्षण है क्या? दो सदन, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है ना भाई, निम्न सदन और उच्च सदन। राज्यों को इससे मुक्त रखा गया है, और राज्यों को इससे जो मुक्त रखा गया, मतलब हर राज्य में तो विधान परिषद है भी नहीं, तो राज्यों को जो मुक्त रखा गया है, ये जो संघीय प्रणाली है, इसको याद रखना कि ये प्रणाली कनाडा से लिया गया है भाई। कहां से लिया गया है? तो भारत में जो संघीय प्रणाली है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया, ठीक है, जिसमें केंद्र में दो सदन होंगे, लेकिन राज्यों को, प्रांतों को इससे मुक्त रखा गया है। प्रांतों की इच्छा है तो दो सदन होंगे, नहीं है तो नहीं, ठीक है। चल, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? अगर शासन में एकात्मक पद्धति है तो उसका लाभ क्या है? तो आप देखना, जब जब भारत में शक्तिशाली शासक हुए, ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ठीक है, इन सभी का शासनकाल आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक दृढ़ राज्य हुआ करता था। अगर एक के हाथ में सत्ता है तो शासन मजबूत है, जैसे उत्तर कोरिया, किम जोंग,
वो तो किसी की सुनता ही नहीं है भाई, अमेरिका से को भी उड़ा दूंगा बोलता है, बताओ तो है, अमेरिका भी उससे परेशान रहता है। ठीक है, एकात्मक पद्धति में जनता की अधिक सहभागिता नहीं हो पाएगी, जनता की सहभागिता हुई मतलब वो लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। किसकी विचारधारा से ओतप्रोत है भाई? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता मतलब भाईचारा, ये सब है हमारे प्रस्तावना में, चारों है ना। तो आंसर क्या आएगा? है ना, न्याय देता है संविधान हमको, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, बंधुता भाईचारा की भावना विकास करने को कहता है। ठीक है, हम सब क्या है भाई? भाई भाई है, बिल्कुल है ना भाई। ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, मतलब समझ रहे हो, ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो वैसे तो लगभग चीजें वहीं से ली गई है। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको ऑप्शन छांटना होगा कि इसमें से क्या लिया गया है। कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, देखो अंग्रेज लोग जैसा कानून बनाते थे उसी को हमने फॉलो किया, तो अंग्रेज लोग जैसा कानून बनाते थे उसी को हमने फॉलो किया, तो कानून का शासन हमने वहीं से लिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने वहीं से ली है, संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली है? हमने लिया है ब्रिटेन से, क्योंकि जैसा वो यहां चलाते थे उसी को हमने फॉलो कर दिया। लेकिन जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, ये यूएसए से लिया है हमने। एकल न्यायपालिका ये हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका याद रखना हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से। तो आंसर क्या आएगा? चलो इसका मैप दिखाता हूं, बताए उस समय बहुत जोश रहता था तो अपन नोट्स बनाया करते थे खतरनाक वाला। ठीक है, और इस तरह का तैयारी जो है चलता था। देखो भाई थोड़ा नीचे है, वेट करना पड़ेगा। ये आ गया, अरे इसमें तो देख नहीं पाओगे, उल्टा हो गया, ऐसे देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, और कोई तरीका तो नहीं है, चलो कल दिखा देंगे। कल पता नहीं आएगा कि नहीं। ये देखो इस तरह से बनाना था, ये ग्लोब है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये सब लिया है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बढ़िया मोबाइल ऐसे करके देख रहे होंगे। ठीक है, आप लोग मुंडी को ऐसे करोगे दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो अमेरिका है ना, खुल जा भाई, ये जो अमेरिका है इसी से लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, ये कनाडा है भाई, कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। तो किसके किसके मन में आ रहा है कि काश ये नोट्स मेरे को मिल जाए? आ रहा है भाई मन में? ठीक है, क्योंकि हम कामचोर हैं, आलसी हैं, हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? आसान रास्ता चाहिए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? कहां के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया? आओ भाई थोड़ा हम टेक्नोलॉजी का यूज करें। आ गया भाई, देखो अब मुंडी ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कनाडा है, ये अमेरिका है, ये क्या है भाई? ये तो अफ्रीका है। अफ्रीका से तो नहीं लिया गया कुछ, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एफ दिख रहा है फ्रांस, ये जे दिख रहा है जर्मनी, ब्रिटेन दिख रहा है, ये ब्रिटेन है, और ये छोटा सा क्या है भाई? आयरलैंड है ना। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? बार बार पूछता है भाई हमारे से एग्जाम में, राज्य के नीति निदेशक तत्व।
ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पूछता है बार बार हमसे। और आपसे क्या पूछा भाई, मौलिक अधिकार पूछा। देखो भाई, अमेरिका से इतनी सारी चीजें ली गई, लिखित संविधान होगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा, उद्देशिका का विचार यहां से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका का जो लहजा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ये अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ये कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन, अपने ही दिए गए न्याय को फिर से रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू, ये लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकते हैं महाभियोग लगा के, वो लिया गया है। मौलिक अधिकार यहां से लिए गए। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगाया जा सकेगा, ये यहां से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटा सकते हैं, ये भी यहां से लिया गया। तो इतनी सारी चीजें अमेरिका से ली गई है। और हमारा क्वेश्चन था, क्या था? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? मौलिक अधिकार। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बताओ भाई कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? हवा में, पानी में, कंटेंट में? ठीक, तो एप्लीकेशन में कंटेंट का जो ऑप्शन है वहां से मिलेगा। ठीक है, अब हवा से ऐसे उड़ते उड़ते तो नहीं जाएगा, है ना भाई? हो गया? और कोई किसी का देखे? ब्रिटेन का देख लो, है ना, अमेरिका देख ही लिया, साथ में ब्रिटेन का देख लो। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति ली गई है, मेथड वहीं से लिया गया। ठीक है, और संघीय शासन व्यवस्था हम कहां से लिए हैं? कनाडा से। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, हम कनाडा से लिए हैं, लेकिन जो मेथड होगा संसदीय वाला वो हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन हमने यहां से लिया है। एकल नागरिकता हमने लिया है, एकल न्यायिक प्रणाली लिया है। एकल नागरिकता है ना, आपके पास छत्तीसगढ़ का नागरिकता अलग और भारत की नागरिकता अलग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आप भारत के नागरिक हो, छत्तीसगढ़ के निवासी हो, इसलिए रेसिडेंस आपका यहाँ का है, लेकिन नागरिकता आपकी कहाँ की है? भारत की। क्लियर? तो एकल नागरिकता होगी, एकल न्यायिक प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक लाइन में होंगे, एकल न्यायिक प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, और आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये सब ज्यादा पूछता है भाई। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, फिर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो आगे और पढ़ेंगे। अब पूरा पूरा एक बार में पढ़ लेंगे दिक्कत हो जाएगा, होता है, याद तो रहेगा नहीं, तो कम पढ़ो लेकिन याद रहना चाहिए। तो मौलिक अधिकार संविधान में कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, चलो अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की कल्पना कहां से ली गई है? अभी बताया ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड ना, आयरलैंड और स्पेन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से। किससे? यूएसए के संविधान से। और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? समवर्ती सूची, खत्म ही नहीं हो रहा है भाई क्वेश्चन तो। देखेंगे, चलो देखो भाई, ये देख रहा है ऑस्ट्रेलिया, देख रहा है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है यहां से, समवर्ती सूची लिया गया है, केंद्र राज्य जो संबंध है हमारे यहाँ, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो यहां से लिया गया है ना। शक्तियों का विभाजन, केंद्र सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति, ये यहां से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, किसी मामले में अगर मामला फंस जाए, कोई विवाद हो जाए, तो लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठाना, जिसको संयुक्त बैठक कहते हैं, वो भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से इतनी सारी चीजें ली गई है। प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
पूछ रहे हैं टीचर भर्ती कब आएगा। ऐसे ऑल इज वेल बोलो बस, ठीक है। आएगा आएगा, जरूर आएगा टीचर भर्ती एक दिन। तब तक बीएड डीएड सब करके रखो भाई, ठीक है। चल, तो अपन पढ़ लिए इसको, क्वेश्चन में आते हैं वापस। भारत में ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, फिर से जाना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा, एक ऐसे तुक्का मार के बताओ, ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहां से लिए होंगे? स्वतंत्र है, समान है, भाईचारे की भावना है हमारे अंदर, लगाओ थोड़ा तुक्का। अमेरिका, ठीक है, आ जाओ। फ्रांस से लिया गया है, अच्छा ठीक है। तो ये जो है यहां पे दिख रहा है फ्रांस, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। भाई कौन बोला था? फ्रांस, ठीक है। चलो, तो पढ़ लिए थे उस समय, तो मैं पढ़ाया ही नहीं था भाई फ्रांस के बारे में। और अगर आपातकालीन जो इमरजेंसी लगता है ना, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल तो आज तक नहीं लगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से। लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल 3 तरह के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगेगा, राज्य आपातकाल जो 1 राज्य 2 राज्य 3 राज्य में लगा दिए, और एक वित्तीय आपातकाल मतलब पैसे का कमी हो गया है। तो 2 तो यहाँ का है। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल पूछता है तो हम आंसर क्या लेते हैं? अमेरिका। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमको अमेरिका से मिला है। वैसे तो भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं कि वित्तीय आपातकाल लगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग गरीब नहीं है। हमारी सोच भले गरीब हो सकती है, लेकिन हम गरीब नहीं, ठीक है। तो इसलिए वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, ठीक है ना भाई। अच्छा, स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना। घर वाले पैसा दे ही दे रहे हैं, नहीं दे रहे घर वाले पैसा? दे रहे। अब अपने पैसे तो पढ़ाई करने में भी नहीं गया था भाई, है ना। वो तो घर वालों की कृपा दृष्टि थी, तो पढ़ लिए। नहीं तो फिर मेरे मोहल्ले के में तो कोई नहीं पढ़ पाया भाई, मेरे को ऐसा लगता है। थोड़ा फास्ट उड़ जाओगे भाई, फास्ट चलाऊंगा तो उड़ जाओगे बताए। भारत में 70 से 80% लोग मिडिल क्लास वाले हैं, हो सकते हैं, ठीक है। उड़ा दीजिए बोल रहे हैं, क्या बोलते हो भाई? 200 क्वेश्चन है मेरे पास अभी, तो आप कौन से क्वेश्चन में हो? 54, 55, 57 में हम लोग, ठीक है। आप लोग पढ़ के आए रहते हैं ना भाई, तो अब तक मैं कम से कम 150 क्वेश्चन तो पार कर चुका होता है। पर आपके नहीं पढ़ने का जो नतीजा है, आपके आलसीपन का जो नतीजा है, इसी कारण क्लास स्लो चल रहा है, ठीक है। अब ये आपको याद रहता है तो तुरंत आंसर टिक मारते और आगे बढ़ते, ठीक है। कैसे करें अब? सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना फ्रांस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, इससे बताओ जल्दी। मौलिक अधिकार लिया गया है, और न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, वो भी लिया गया है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, वो भी लिया गया है ना भाई। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? संसदीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है संघीय, और संसदीय वाला ब्रिटेन से, तो ब्रिटिश संविधान। चलो आगे बढ़ेंगे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका, ठीक। एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान से कहां से ली गई?
कनाडा। अब तो याद हो ही गया, इतना इतना तो दिमाग में सेट कर ही दिया भाई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है। पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे ना भाई, यहां से पढ़े थे, रूस से मौलिक कर्तव्य। और ये तो नहीं बताया था, पढ़ लो। प्रस्तावना में जो न्याय लिखा हुआ है ना, न्याय, प्रस्तावना में जो न्याय लिखा हुआ है वो रूस से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य और न्याय। ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होगा, लेकिन नोट्स में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है भाई, बल्कि बढ़िया कलरफुल है। ठीक है, ये भले ही ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हो। चलो आगे बढ़े। कौन सा एक मूल अधिनियम है जिसे भारतीय संविधान, जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बहुत सारे प्रावधान आज हमारे संविधान में है कि नहीं है? तो यही आंसर होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या आएगा इसका? ए आएगा। सही है बिल्कुल। चलो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया? फिर देखना पड़ेगा मैप। अच्छा, कोई पढ़ पाया है इसको? राज्यसभाओं का निर्वाचन मैं तो पढ़ लिया था। हाँ, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में लिखा हुआ था। यहां लिखा हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका से जो हम संविधान में संशोधन करते हैं ना, संविधान में जो संशोधन होता है वो यहां से लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यहां से लिया गया है भाई। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका है, और ये जो देश है ये दक्षिण अफ्रीका है। यहीं पे किम्बरले माइंस है, वहां से क्या मिलता है? हीरा। सबसे बड़ा हीरे का खान है भाई दक्षिण अफ्रीका में, है ना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बता दो। इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार कर दिया गया। संविधान के प्रारूपों पर जनसभाओं में चर्चाएं हुई। विश्व के संविधान का यह संक्षिप्त प्रलेख है। दिसंबर 1949 में प्रारूपण पूरा होने के तुरंत बाद यह पूरी तरह प्रवर्तित हो गया था। तो चौथा पॉइंट गलत हो गया, बनने के तुरंत बाद लागू नहीं हुआ था। ठीक है, और विश्व के संविधान का यह संक्षिप्त प्रलेख है, ऐसा नहीं है, सभी देशों से नहीं लिया गया था, कुछ कुछ देशों से ही लिया गया था। संविधान के प्रारूपों पर जनसभाओं में चर्चा करने का समय नहीं था, सिर्फ सुझाव मांगे गए थे। दिसंबर 1946, नवंबर 1949 तैयार हो गया था ना। पहले दिसंबर लिखा है, लेकिन 26 नवंबर मतलब दिसंबर आ गया था। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा? यह किसने प्रस्तावित किया था भाई? बता दो। राजेंद्र प्रसाद ने? श्योर? क्या बात है, चलो चलो बढ़िया है, पढ़े हो भाई। ऐसी आंसर मिल जाए ना तो मजा आ जाता है उधर। भारत के संविधान में निर्माण से संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक कौन थे? दो लोक सेवक कौन थे? राव और मुखर्जी। कौन कौन थे भाई? राव और मुखर्जी, ये दो लोग थे, याद रखना, राव और मुखर्जी। चलो भाई, पढ़ लिए ना, मैप को इतने देर से देख रहे थे। अब बताओ, विधि का शासन कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। उसकी स्थापित प्रक्रिया जापान से। अभी मैप दिखा दूंगा फिर से। राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित किया जाना, कनाडा। गलत हो गया भाई, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? पढ़े। अब देखो मैप में, देखो जापान कहां है, ये देख रहा है जापान, इधर दिख नहीं रही? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है।
ठीक है, कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया। क्लियर है मामला? आगे बढ़ लें? ठीक है भाई, आसान लग रहा है संविधान? थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल से इंडिया जीके में सबसे टफ सब्जेक्ट यही है, और अगर आपको आसान लग रहा है तो अच्छी बात है। मौलिक अधिकार, अमेरिका। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड। केंद्र राज्य संबंध, अब बचा मंत्रिय मंडलीय संविधान कहां से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध कहां से लिए गए। तो देखो भाई, केंद्र राज्य संबंध वहीं से लिए जाएंगे जहां से संघीय शासन व्यवस्था ली गई है। तो संघीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है भाई? कनाडा से। तो केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया जाएगा? कनाडा से। पहले का 4 है, ठीक है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 1 और चौथे का 2। ठीक, सही है भाई। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध वही बताएगा जहां से संघीय शासन व्यवस्था ली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कनाडा से ये भी है कि केंद्र राज्य संबंध ये बता रहा है, तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां भी बताता है। ये क्या बताता है? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन में ये हो कि केंद्र राज्य संबंध में ज्यादातर प्रावधान कहां से लिए गए हैं, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तब आंसर आपको लेना होगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? याद रहेगा? ठीक, नहीं कुछ टफ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। चलो भाई, इतना लंबा चौड़ा पढ़ लो, मेरे को आंसर बताओ यार, बस पढ़ो। कौन से कथन सही है बताओ? कनाडा की जय हो ऐसा बोल रहे होते हैं। कनाडा की जय हो। क्यों जय हो भाई, क्यों जय हो? वहां से लिया गया प्रावधान इसलिए। हाँ भाई बताओ आंसर क्या होगा? 2-3। कितने लोग बीएड करने का सोच रहे हो भाई? बीएड या डीएड सोच रहे होगा तो वो सुंदरलाल शर्मा का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का 28 से भराना चालू हो जाएगा, भर लेना। ठीक है, इंटरेस्ट दिला लेना भाई। देखो बीएड में 500 ही सीटें हैं और डीएड में 2400। ठीक है, तो भर लेना, क्लियर हुआ तो कर भी लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा दिन क्लास नहीं जाना होता। कट ऑफ बहुत हाई जाता है। हाँ, ओबीसी का 78, जान छुड़ा देंगे मतलब 100 नंबर में। दिलाओ, बता एग्जाम में बैठो, एग्जाम दिलाने से ही समझ में आता है कि हम कितने पानी में है, बताए या पानी हमारे कितने ऊपर है। दोनों चीजें। ठीक है, चलो तो ले लिए आंसर। इसका आंसर है 1 2 3। उद्देश्यों के कथन से आप अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। बाप रे, बहुत ज्यादा हिंदी है भाई। ठीक है, अब उद्देशिका से ही तो हमको संविधान का रूपरेखा समझ में आ जाता है ना, इसलिए ये सही है। केवल एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प, एक प्रतिज्ञा थी उद्देशिका। बिल्कुल सही है, इसने हमारे संविधान में अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। उद्देशिका पढ़ोगे ना तो संविधान के दर्शन हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट आपके सही। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है कि नहीं?
सबसे अधिक लंबा संविधान है कि नहीं भारत का। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब ये बताओ मेरे को, इसमें ऑप्शन क्या ले? दोनों ही सही है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। भारत का संविधान इसलिए लंबा है क्या कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए है इसलिए लंबा हो गया क्या? ये तो कारण नहीं है। भारत का संविधान इसलिए लंबा हो गया कि सभी देशों के, बहुत सारे देशों के अच्छे अच्छे चीजों को हमने अपने संविधान में समाहित कर लिया। सिर्फ अमेरिका से के मौलिक अधिकार को लेने से भारत का संविधान लंबा हो गया, ये सही नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार अमेरिका से ही लिया गया है और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है भाई। तो दोनों भी पॉइंट भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए आंसर ले रहे हो आप ऑप्शन बी। यहां पर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, संविधान निर्माण। अब दूसरे चैप्टर में आपके पास 55 क्वेश्चन है। अब आप लोग बोलो तो करा दूं, करा दूं भाई? है कितने लोग तैयार हो? हाथ खड़े करो थोड़ा। एक बस, वो भी जो नया नया जोश है, ऐसा मन में यही चल रहा होगा नहीं तुम लोग? अब चालू कर दूंगा तो यार खत्म करना पड़ेगा, आप लोग बताओ। चालू करेंगे तो खत्म भी करेंगे। एक काम करते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कल का चुल्लू पर पानी लाके दो, इसको पता है कल करेंगे। जिसको जिसको लग रहा है कि प्रस्तावना कल करेंगे, चुल्लू भर पानी हाथ में ले लो भाई। चलो, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान में कहां किया गया है? प्रस्तावना में। फास्ट ट्रैक है ना, एकदम फास्ट ट्रैक। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तब उसकी वस्तु स्थिति क्या थी? बताओ भाई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, धर्मनिरपेक्ष था, लोकतंत्रात्मक था कि धर्म, ये देखो, ये जो धर्मनिरपेक्ष है ना, ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, ये इसको बाद में जोड़ा गया था, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों था भाई, ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था वो देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी। नेक्स्ट, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अब हम नोट्स में आते हैं, बताएं, क्योंकि प्रस्तावना पहले पढ़ा देता हूं, नहीं तो उड़ जाएगा सब चीज। उड़ जाएगा ना भाई? नहीं उड़ेगा? बताओ, उड़ जाएगा, इसीलिए प्रस्तावना हम पढ़ लेते हैं। चलो, कहाँ गया भाई? ये रहा, ये देखो, ये है भाई प्रस्तावना। अरे इसके पहले संविधान की प्रस्तावना क्या बोलती है? तो संविधान का प्रस्तावना जो है शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु और तथा इसके समस्त नागरिकों को, अब संविधान हमको क्या देगा? हम संविधान को ये सब देंगे। संविधान हमको देगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने वाली बंधुता, ये संविधान हमको देगा। और जब संविधान से हमको चीजें मिल जाएंगी तो हम दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, सब संविधान सभा के लोग हो गए, आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मत्वित करते हैं। तो यह है भारत की संविधान की प्रस्तावना।